हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या चीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि नया टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं। वैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी, वो सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, उसी को क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से सुनिए, वैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, उसी को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सभी लोग हेडिंग डालिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आइए समझते हैं। उसके बाद में हम डेफिनेशन लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, बस टाइम टेकिंग के चलते। तो सबसे पहले आप समझिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, कोई सॉल्यूशन लीजिए, तो तीन सॉल्यूशन लीजिए। देखिए, ये तीन कंटेनर लेते हैं हम। क्या करते हैं, तीन कंटेनर लेते हैं। फर्स्ट एक ले लिए, दूसरा कंटेनर, फिगर थोड़ा आप अच्छा बनाइएगा, हमसे थोड़ा खराब बन जा रहा है। तो तीन कंटेनर लिए। क्या लिए? तीन कंटेनर लिए। तीनों में क्या करेंगे हम कि 2 लीटर क्या करेंगे, सॉल्वेंट रखेंगे। तीनों में क्या करेंगे हम, सेम अमाउंट में सॉल्वेंट रखेंगे। 2 लीटर ही नहीं, कितना भी आप रखिए, लेकिन तीनों में सेम अमाउंट में क्या रखिए, सॉल्वेंट रखिए। मान लीजिए कि हम रखते हैं 2 लीटर, तो कोई 2 लीटर लिक्विड सॉल्वेंट है। हम क्या बोले, तीन कंटेनर लिए और तीनों में सेम अमाउंट में क्या रखें, सॉल्वेंट रखें। सेम अमाउंट में सॉल्वेंट रखें, और हम सेम अमाउंट में क्या रखे हैं, 2 लीटर सॉल्वेंट है इसमें भी, 2 लीटर सॉल्वेंट है इसमें भी, 2 लीटर सॉल्वेंट है, कोई लिक्विड सॉल्वेंट है। तो 2-2 लीटर तीनों कंटेनर में हम क्या किए, सॉल्वेंट रख दिए। अब यहां पर सॉल्यूट डालते हैं। यहां पर हम सॉल्यूट डालते हैं सुक्रोज, चीनी को डालते हैं सुक्रोज। क्या करते हैं, यहां पर हम डालते हैं सुक्रोज, यहां पर हम डालते हैं सॉल्यूट, यहां पर हम सॉल्यूट डालते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज डालते हैं, ये होता है 342 ग्राम सुक्रोज डालते हैं, 180 ग्राम हम क्या डालते हैं, ग्लूकोज डालते हैं, और 29.25 ग्राम, कितना, 29.25 ग्राम हम इसमें डालते हैं NaCl। 29.25 ग्राम NaCl डालते हैं। बात को समझिएगा, हम कुछ नहीं बोले, हम यही बोले कि तीन कंटेनर लिए हैं, तीनों कंटेनर में सेम अमाउंट में क्या रखेंगे, सॉल्वेंट रखेंगे। कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, हम तीनों कंटेनर में 2-2 लीटर लिक्विड सॉल्वेंट रख दिए। आप कितना भी रख सकते हैं, 5 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, आपका जितना मन करे उतना सॉल्वेंट रखिए। लेकिन हाँ, याद रखिए कि तीनों कंटेनर में सेम अमाउंट में लिक्विड सॉल्वेंट होगा। तो बस हम वही काम किए हैं कि तीनों कंटेनर में सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट रख दिए हैं। लिक्विड सॉल्वेंट रखे हैं, पहला कंटेनर में हम सुक्रोज चीनी डालते हैं 342 ग्राम, दूसरा में हम ग्लूकोज डालते हैं 180 ग्राम, और तीसरा में हम डालते हैं NaCl 29.525 ग्राम। तो ये क्या करेगा, मिक्स होगा। और यहां से हम समझिए 342 ग्राम सुक्रोज मतलब कि 1 मोल, कितना, 1 मोल। और 1 मोल बोलिए तो एवोगाड्रो नंबर, 1 मोल बोले तो एवोगाड्रो नंबर। यहां पर भी 180 ग्राम ग्लूकोज बोले तो 1 मोल और एवोगाड्रो नंबर। और यहां पर आइए, तो यहां पर क्या होता है, 229.25, इसका NaCl कितना होता है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास होता है, NaCl का होता है आपका 58.5 होता है, ऐसा ही कुछ होता है, 58.5 होता है। तो इसको आप काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/2 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 मोल, मतलब कि हाफ NaCl। और ये भी आपको याद होना चाहिए, हाफ NaCl बोले मतलब कि Na/2 NaCl। कितना, Na कितना इसमें हो रहा है, Na/2 NaCl।
Cl। और ये बात आपको याद होना चाहिए कि NaCl जो टूटता है वो टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। मतलब कि NaCl भी दो पार्ट में टूटता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, Na/2 इंटू 2 पार्टिकल्स में टूटता है। तो ये मतलब कि यहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, Na। यहां से भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na, यहां से भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na और यहां से भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na। फिर से अब बात को समझिए हम क्या बोले। हम बोले कि 3 कंटेनर है, तीनों में हम अलग अलग सॉलिड डाल दिए। सॉलिड डाले यहाँ पर 1 मोल Na, 1 मोल Na नहीं, 1 मोल इसमें सॉलिड डाले तो एवोगाड्रो नंबर, यहाँ से 1 मोल सॉलिड डाले तो एवोगाड्रो नंबर। और यहाँ से देखिए 29.25 है, 29.25 ग्राम है क्या चीज, NaCl। और NaCl को इसका एटॉमिक मास से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हाफ मोल NaCl होगा और Na/2 मोल NaCl। NaCl भी दो पार्ट में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, Na/2 इंटू 2 पार्टिकल्स में टूटता है तो 2, और इसको हम करेंगे तो होगा Na। अब कुछ नहीं, अब देखिए आपको क्या करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को देखिए डिफाइन यहाँ पर ऊपर हम पहले से कर चुके थे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम पहले से डिफाइन कर चुके थे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन, दोस प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स in a given amount of solvent are called colligative properties। क्या बोला ये डिफिनेशन में देखिए यही समझ में रहा है कि वैसा प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, वो भी क्या चीज, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं क्या चीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Those properties which depend only upon number of solute particles in a given amount of solvent are called colligative properties। तो colligative property का definition है। अब इसको आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और फिर हम देखते हैं कि colligative property को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। colligative property को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कौन सा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइए तो देखते हैं। इसको मैं मिटा दें, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ऐसे से पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए नीचे वाला मिटाते हैं, डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 प्रकार का क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखिए पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर देखिए ऐसे एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में पढ़ाया है। ऑस्मोटिक प्रेशर एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में पढ़ाया है, लेकिन हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि इसको समझ लेंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। और दूसरा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है दूसरा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और तीसरा है डेल्टा टीएफ और चौथा है डेल्टा टीबी। बात को समझिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग 4 प्रकार से पढ़ना है। पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि एनसीईआरटी में लास्ट में पढ़ाया है, हम पहले ही पढ़ लेते हैं। फिर है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और तीसरा है टीएफ टीबी, डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी। एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
मतलब कि ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ना है, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और वो प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद कीजिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर को हम कंसंट्रेशन टर्म जब पढ़ा रहे थे उसी टाइम इसको डिटेल कर चुके थे। तो क्या थी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको लिख लीजिए और हेडिंग डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम सोच रहे थे कि आप थोड़ा ऑस्मोसिस को समझ लीजिए। ऑस्मोसिस में जो प्रोसेस होता है उसको आप थोड़ा बेटर तरीका से समझ लीजिएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको समझने में क्या होगा, इजी पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप हेडिंग डाल दीजिए और उसके नीचे सब हेडिंग डाल दीजिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कैसे प्रोसेस होता है वो देखिए। इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 मिटाते हैं। तो अब आप लोग हेड डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर और परसेंट सॉरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर हमको क्या पढ़ना होगा, बस हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये चीज बस बच जाएगा। हाँ, तो क्या बोले ऑस्मोटिक प्रेशर हेडिंग डाल दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले आप ऑस्मोसिस को समझिए। क्या चीज को समझिए, आप ऑस्मोसिस को समझिए। ऑस्मोसिस को समझिए। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस सब हेडिंग में डाल दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ, देखिए ऑस्मोसिस ऐसे कुछ नहीं है, आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं और खासकर बायोलॉजी का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है, जो फिनोमिना होता है सॉल्वेंट का चेंज होने का, उसी को क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट का चेंज होने का, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। फिर से समझिए अब क्या होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी फिर से समझिए, वैसा फिनोमिना, वैसा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होता है विद द हेल्प ऑफ किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम जिसको बोलते हैं। तो इसको फिगर के द्वारा आप प्रोसेस समझिए, थोड़ा आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। हाँ, हम बोले एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में हम एक क्या बना दिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब कि एक हम बना दिए झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कुछ होगा, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए। स्ट्रक्चर तो एकदम राइट नहीं होता है लेकिन के लिए अच्छा दिखने के लिए, हाँ तो ये क्या है, तो यही ये हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक साइड रख दीजिए डाइल्यूट और एक साइड रख दीजिए कंसंट्रेशन, मतलब कि देखिए कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है इधर भी बना लीजिए सॉल्यूशन, इधर भी सॉल्यूशन है, इधर डाइल्यूट होगा उधर कंसंट्रेटेड होगा। सॉल्यूशन है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल क्या है, मिक्स है। भाई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, और इधर भी क्या है, सॉल्यूशन है। यहाँ पर दोबारा सॉल्यूशन है तो क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स दोनों होगा। ये जो है इस सॉल्यूशन को आप मान लीजिए C1, और C1 कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और ये जो सॉल्यूशन है आप इसको मान लीजिए C2 सॉल्यूशन, और ये जो होगा वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन
और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूट कैसा होता है, डाइल्यूट को आप प्योर भी बोल सकते हो, इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप क्या बोल सकते हो, प्योर सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, प्योर सॉल्यूशन। तो हम क्या बोले, एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर के बीचों बीच क्या लगाएंगे, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसका स्पेलिंग छोड़िए, आपको मालूम होगा, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम SPM लगाएंगे और एक साइड डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको कि हम C1 माने हैं, और दूसरा साइड क्या चीज, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको कि हम C2 माने हैं। तो होगा क्या, सो देखिए कि ओस्मोसिस होगा, यहाँ पर क्या होगा, ओस्मोसिस होगा। इसका लोअर कंसंट्रेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन लोअर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन मतलब कि ये लोअर कंसंट्रेशन और ये हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट का क्या चीज, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, मतलब कि यहां से यहां लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा, इसके द्वारा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसी को बोलते हैं ओस्मोसिस, और कुछ नहीं। एकदम इजी वर्ड है जो कि आप बहुत पहले से पढ़ते आएंगे क्लास 8, 9, 10 से। हम क्या बोले कि एक कंटेनर लिए जिसमें एक साइड डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसको कि हम C1 से दिखा है, दूसरा साइड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसको कि हम C2 से दिखा है, और बीच में क्या है, SPM है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें होता क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, इसके द्वारा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसी फ्लो को हम बोलते हैं क्या चीज, ओस्मोसिस। अब देखिए ओस्मोसिस होने के बाद इसका कैसा फिगर बनेगा, ओस्मोसिस होने के बाद इसका कैसा फिगर बनेगा, जस्ट यही फिगर आप पहले बनाइए। ओस्मोसिस मान लीजिए कि हो जाएगा, यहां पर क्या लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, SPM यहां पर लगा हुआ है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यहां पर है सॉल्यूशन, हम क्या बोलते हैं, यहां पर है सॉल्यूशन, नहीं यहां पर है सॉल्यूशन, और यहां पर भी है सॉल्यूशन, इधर है क्या, कैसा सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन जिसको कि हम बोलते हैं डाइल्यूट, और इधर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हाँ, इसको हम C1 माने थे, और ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको कि हम प्योर सॉल्यूशन भी बोलते हैं, और इसको हम क्या माने थे, C2, इसको कि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और SPM इसमें सॉल्वेंट मिक्स कर दीजिए। इस फिगर को भी आपको याद नहीं करना है, आपको समझने के लिए इसको हम और थोड़ा बढ़ाएंगे, देखिएगा कैसे बढ़ेगा। जस्ट यही फिगर को हम इसमें थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पर हम बोले कि ओस्मोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, ओस्मोसिस हो रहा है। तो एज द रिजल्ट आगे क्या देखने के लिए मिलेगा, जब ओस्मोसिस होगा तब कैसा दिखेगा। तो हम बोले कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट का फ्लो होगा उसी को बोलते हैं ओस्मोसिस। तो ये जो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, यहाँ पर क्या होगा, कुछ इंक्रीज हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, जिसका एनर्जी क्या होगा, थोड़ा कम होगा, वह जल्दी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और इधर जो है वह सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा, जो थोड़ा कम एनर्जी होगा जिसका वो इधर ही रह जाएगा, और जिसका थोड़ा भी ज्यादा एनर्जी होगा वह लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगा SPM के द्वारा। तो बस हम कुछ नहीं बोले, हम बोले कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सेमी परमेएबल के द्वारा, इसके चलते ओस्मोसिस इसको बोलेंगे। और यहाँ पर ओस्मोसिस होने के बाद जो नया फिगर बनेगा वही बस हम फिगर बना दिए हैं। तो बस बात यहीं पर, यहाँ पर जो चेंज होगा, ये जो चेंज होगा ये होगा H, ये H हाइट चेंज हुआ, और ओस्मोसिस के द्वारा यही चेंज हुआ H हाइट, इतना था लिक्विड लोअर कंसंट्रेशन से कुछ हायर कंसंट्रेशन में बढ़ गया।
तो बस बात खत्म। उतना देर से हम बकबक कर रहे थे, इसलिए बकबक कर रहे थे कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो आप ऑस्मोसिस का क्या कर दीजिए, डिफिनेशन लिख दीजिए। इसको पहले पॉज करके समझ लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे डिफिनेशन को लिखिए। इसको मिटाते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, मिटा देते हैं इसको। 1 2 3 4 5। तो ऑस्मोसिस का आप डिफिनेशन लिख लीजिए। कुछ नहीं है, बस जो बोले वही बस 2 लाइन में लिख देना है। क्या बोले, हम यही बोले कि द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशंस टू हायर कंसंट्रेशन। द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, देखना गलती स्पेलिंग हो गया तो माफ कर देना। द phenomenon of flow of solvent, the phenomenon of flow of solvent from the phenomenon of flow of solvent from a solution of lower concentration to solution of higher concentration क्या लिखा है, solution of higher concentration through a semi-permeable membrane, through a semi-permeable membrane is called osmosis. The phenomenon of flow of solvent from a solution of lower concentrations to a solution of higher concentrations through a semi-permeable membrane is called osmosis. यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब ऑस्मोसिस जो है वह 2 टाइप्स का होता है, जो कि मेरा सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस थोड़ा नाम जान लीजिए। There are 2 types of osmosis। कौन कौन सा भाई टाइप होता है? एक होता है एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा होता है इंडोऑस्मोसिस। एक होता है एक्सो ही होता है, लेकिन उसको बाद में लिखेंगे। एक्सोऑस्मोसिस और दूसरा होता है इंडोऑस्मोसिस। बस आप नाम जान लीजिए, एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस। तो हम लोग 2 लिख लिए, एक्सोऑस्मोसिस और इंडोऑस्मोसिस। अब एक्सोऑस्मोसिस का इसका बेस्ट एग्जांपल है, कहां पर देखने के लिए मिलता है? एक्सोऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है NaCl सॉल्यूशन में जो ऑस्मोसिस होता है, उस सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन में जो ऑस्मोसिस होता है, उस ऑस्मोसिस को बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। और इसका H2O सॉल्यूशन में जो ऑस्मोसिस होता है, उसको बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। तो ये एग्जाम में कभी कभी एक मार्क्स में एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक से पूछ देता है कि एक्सोऑस्मोसिस। ऐसे नहीं पूछता है कोई कंपटीशन एग्जाम में, मतलब कि कुछ आप दे रहे हैं जनरल कंपटीशन का एग्जाम, तो पूछ देता है कि एक्सोऑस्मोसिस का एक क्या बताइए, इसका सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बताइए और इंडोऑस्मोसिस का सॉल्यूशन का एक एग्जांपल बताइए। तो ये बात आपको याद होना चाहिए। ऐसे बोर्ड में आपका नहीं है, बोर्ड में इंडो एक्सो नहीं है, बस बोर्ड में ऑस्मोसिस भी नहीं है। क्लियर पूछा जाए तो बस ऑस्मोसिस का एक लाइन लिख दिया है, इतना नहीं समझाया है।
ओस्मोसिस तो हम इसलिए समझा दिए कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब सभी लोग हेडिंग डालिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस आपका खत्म हो गया, अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस की हेल्प से हम लोग आसानी से समझ लेंगे। मेरा तो हेडिंग डाला हुआ है, आप लोग अपना हेडिंग देख लीजिए। आप लोग का भी होगा क्योंकि आप लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी डाल के उसमें ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे। हाँ तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखिए कहानी क्या देखना है सो देखिए। हम बोले थे, हम कुछ नहीं बोले थे, हम बस यही बोले थे कि कंटेनर था, क्या था, कंटेनर था, नहीं कंटेनर था, कंटेनर था और इसमें क्या था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था। इसमें क्या था, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था, एसपीएम जिसको बोलते थे, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर था आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन और उस साइड था आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। भाई क्लियर बात है, अगर सॉल्यूशन है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होगा। सॉल्यूशन है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बना होगा। तो ये जो सॉल्यूशन था, ये कौन सा सॉल्यूशन था, इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको रखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोलते नहीं है, रखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, प्योर सॉल्यूशन। और दूसरा अपोजिट साइड क्या रखे थे हम लोग, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कहां पर रखे थे, याद है, बस तुरंत पीछे ऑस्मोसिस पढ़ते टाइम कहां पर रखे थे, ऑस्मोसिस पढ़ते टाइम। हाँ तो इसको हम लोग बोले थे डाइल्यूट सॉल्यूशन और इसको बोलते थे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इस प्रोसेस को, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ओस्मोसिस, जो कि एसपीएम के द्वारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में क्या होता था, चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ दूसरा है, यहाँ पर क्या है, कहानी कुछ दूसरा है। दूसरा कहानी क्या है, यहाँ पर देखिए लगा दीजिए आप पिस्टन, आप यहाँ पर लगा दीजिए पिस्टन, यहाँ पर आप लगा दीजिए क्या चीज, पिस्टन। आप देखिए यहां पर लगा दीजिए पिस्टन, कुछ कहानी कुछ ऐसा है। अब कहानी कुछ कैसा क्यों है, देखिए आप समझिए, इसको थोड़ा रियलाइज कीजिएगा, इसको थोड़ा फील लीजिएगा, फील दे रहे हैं आपको थोड़ा सा। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो चेंज करे उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हम पिस्टन लगा रहे हैं, पिस्टन लगा रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम पिस्टन लगा रहे हैं तो पिस्टन लगाने का मतलब क्या है, पिस्टन क्या करेगा, नीचे लिक्विड सॉल्यूशन को नीचे दबाएगा, और नीचे दबाएगा तो मतलब कि इसका वॉल्यूम अगर था, आप समझिए थोड़ा सा अच्छा से आप समझिए, मान लीजिए थोड़ा अच्छा फिगर नहीं बना, मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, ठीक है, कोई कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है, इसमें 2 लीटर गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है, ठीक, इसमें 2 लीटर गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है, 2 लीटर गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है, और इसका कैपेसिटी है कि यह जो है 10 लीटर गैस मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, उसमें रख सकता है 10 लीटर गैस मॉलिक्यूल्स को। तो इसमें अगर हम पिस्टन लगा दे, पिस्टन का क्या काम होता है कि उसको प्रेशर लगाना, पिस्टन का क्या होता है, प्रेशर लगाना, तो प्रेशर लगाएगा तो जो 10 लीटर इसका औकात था कि 10 लीटर इसमें गैस रख सकता है, और जो अभी 2 लीटर रखा है इसमें पिस्टन लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे मतलब ज्यादा फोर्स लगाएंगे जितना
तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो कुछ देर बाद इसका फिगर इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। गैस मॉलिक्यूल्स है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज हो जाएगा। इस पर क्या होगा, प्रेशर लगेगा, इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, क्या होगा, इस पर प्रेशर लगेगा, इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके कारण कि इसका शेप में क्या होगा, चेंज होगा। बस वही बात हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं और कुछ नहीं। हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर अगर हम पिस्टन लगा रहे हैं तो यहाँ पर पिस्टन लगाएं तो इसका जो सॉल्यूशन जो है वह कुछ क्या होगा, कंप्रेस होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, जिसके कारण कि सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नीचे आ जाएगा। क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, कुछ नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं, और कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो जिस पार्टिकल जिस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लो होगा वह सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के द्वारा यहां से एक्सर्ट करके यहां पर चला जाएगा। फिर से समझिए बात को, हम कुछ नहीं बोले, हम यही बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन है, इधर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम पीएच सॉल्यूशन ही बोलते हैं और बीच में हम एसपीएम लगाकर बैठे हुए हैं। हम बोले कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आप पिस्टन लगाइएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में अगर आप पिस्टन लगाइएगा तो सब फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा तो सॉल्यूशन कुछ कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा तो इसका मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल्स के बीच में, हर एक मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होने के कारण उसका पार्टिकल्स जिगजैग 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 कुछ मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करने के कारण जिसका कि एकदम लो एनर्जी होगा वह एनर्जी ऑस्मोसिस के द्वारा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस आप समझ गए। तो देखिए थोड़ा देर बाद क्या होगा, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, तो देखिए जो मेरा यही जस्ट यही सॉल्यूशन जो कि प्रेशर लगाने के बाद होगा वो कुछ ऐसा होगा। यहां पर हम लगा दिए थे क्या चीज, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, यहां पर था कुछ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन कुछ क्या था, ये था डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये है एसपीएम, और यहां पर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। आपको हम थोड़ा फील दे रहे थे अभी तक, अब आपको हम थोड़ा क्या समझाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का थोड़ा डेफिनेशन समझाएंगे। आपको उतना देर से हम क्या देते फील दे रहे थे, अब समझिए कुछ नहीं। आप लोग अभी नोट मत कीजिए, अभी रख दीजिए शांति से कॉपी पेन को, और जब हम समझा देंगे तो आपको हम अपने खुद टाइम देंगे नोट करने के लिए। हम बोले कि एक कंटेनर लेते हैं, लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन का दोनों साइड सॉल्यूशन रखते हैं, बीच में हम एसपीएम लगा देते हैं, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जो सॉल्वेंट का चेंज होता है, फ्लो होता है, इसके द्वारा एसपीएम के द्वारा उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ पर हम पिस्टन लगा दिए हैं तो पिस्टन लगाने के कारण प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और प्रेशर एक्सर्ट करेगा मतलब कि ऑस्मोसिस होगा, ज्यादा कुछ तेजी से ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होने के कारण जिसका कुछ लोअर एनर्जी होगा वो कुछ लोअर एनर्जी होगा तो डायरेक्ट से कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो प्रेशर लगा ऑस्मोसिस में, हम देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, ऑस्मोसिस पूरा जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस में अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो जो चेंज होता है प्रेशर के द्वारा उसी को तो हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस में अगर हम जो प्रेशर लगाते हैं और वो प्रेशर के द्वारा जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस में चेंज होता है उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चेंज होने के बाद कुछ देखिए ऐसा होगा, और यहाँ पर हम पिस्टन लगाए थे पिछला फिगर में, यहाँ पर हम पिस्टन लगाए थे तो यहाँ पर क्या होगा, ऑस्मोसिस हो रहा था, कुछ पिस्टन लगाए, प्रेशर दबा, तो मान लीजिए किसका था सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन था, तो 100 ml तो रहेगा नहीं, लाइक भाई यहाँ से थोड़ा घट रहा है, इसको तो थोड़ा बढ़ेगा प्रेशर के द्वारा, तो 100 ml था और कुछ पाई सॉल्यूशन बढ़ गया। अब पाई क्या है हम थोड़ा बताएंगे तुरंत थोड़ी देर बाद, पाई क्या है वो तुरंत हम थोड़ी देर बाद आपको बताते हैं। हम क्या बोले
कि यहाँ पर प्रेशर लगाए तो यहाँ पर तो मान लीजिए 100 ml सॉल्यूशन था तो वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ से ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर होकर यहाँ आएगा, मतलब कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स ट्रांसफर होकर यहाँ पर आएगा, तो जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होकर आया है वही पार्टिकल्स है पाई, मतलब कि यहाँ से 100 ml से कुछ घटेगा और यहाँ से 100 ml से कुछ बढ़ेगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम जस्ट रिवर्स प्रोसेस से आपको समझाते हैं। हम तो बोल रहे हैं जो प्रेशर लगने के कारण ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो चेंज होगा उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, या ऑस्मोसिस में जो प्रेशर लगाएंगे उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन जस्ट उल्टा प्रोसेस जिसको कि हम लोग बोलते हैं आरओ, क्या चीज, रिवर्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को तो बोलते हैं आरओ, जो कि आप लोग केंट प्यूरिफाई आप लोग घर में क्या करते हो, केंट का पानी पीते हो जिसको आरओ बोलते हो। तो जस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का जस्ट रिवर्स, मतलब कि रिवर्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसी को बोलते हैं आरओ, जो कि आप घर में केंट के द्वारा यूज करते हो, केंट के जैसा यूज करते हो। तो उसको हम थोड़ी देर पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन इसको डिफिनेशन को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ से जो प्रोसेस मान लीजिए कि लगा, प्रोसेस से जो चेंज हुआ उसको ऑस्मोटिक प्रेशर, या ये भी बोल सकते हो कि जहां ये जो प्रेशर जो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है पाइप, ये जो प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर अगर हम पिस्टन लगा दें और ये प्रेशर को इधर से कंप्रेस करें तो वापस अपना पोजीशन में आ जाए, मतलब कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन था यहाँ पर क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में अपना सॉल्यूशन में आ जाए, उसको भी तो बोल सकते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे क्या बोले, हम बोले थे कि ऑस्मोसिस में जो हम प्रेशर लगाए थे इधर डायरेक्ट तरफ, तो कंसंट्रेटेड में कुछ उसका मात्रा बढ़ा गया था, लेकिन जो प्रेशर के द्वारा यहाँ पर उसका अमाउंट बढ़ा है, वही अमाउंट को यहाँ से हम डिक्रीज कर दें, मतलब डिक्रीज कैसे करेंगे, यहाँ से हम प्रेशर लगाएंगे तो जितना बढ़ा होगा उतना इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये तो है अपने हायर कंसंट्रेशन है, ये अपना पार्टिकल्स अपना मॉलिक्यूल्स को तो नहीं देगा, तो जो लिया है वो उसमें दे देगा, कब, जब यहाँ पर भी हम पिस्टन लगा दें। तो इसी को, यही प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आइए हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं रिवर्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके इसको आप नोट कीजिए और फिर लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन। तो वीडियो को पॉज कीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हम डेफिनेशन लेकर के यहाँ पर लिख दिया है पहले से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसका डेफिनेशन देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू द एक्सटर्नल प्रेशर which should be applied on the solution higher concentration to prevent the flow of solvent into solution through semi-permeable membrane। इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम इसको डेफिनेशन लिख दिए थे, क्योंकि आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। अब हम आगे बात करते हैं लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सभी लोग हेडिंग डालिए, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर दो लॉ पढ़ना है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों में एक रिलेशन फाइंड करेंगे, उसका फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला लॉ है बॉयल-वैंट-हॉफ्स रूल या बॉयल-वैंट-हॉफ लॉ। ये क्या है? अच्छा, एक बात सबसे पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से भी डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से भी डिनोट करते हैं। तो बॉयल-वैंट-हॉफ्स लॉ हम पहला लॉ पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मतलब कि जो पाई होगा, पाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात आपको याद रखना होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, लेकिन टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, बस। तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लिख चुके हैं, सी से डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी क्या होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी क्या होता है, मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है, मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा जो है वो है, आइए देखते हैं दूसरा। पहला हो गया पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और दूसरा जो हो गया वो हो गया
ये बोयल्स वैंड्स ऑफ रूल, और दूसरा हो गया चार्ल्स वैंड्स ऑफ रूल। चार्ल्स वैंड्स ऑफ रूल पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर दोनों में रिलेशन फाइंड करेंगे। बस इसको याद कीजिएगा, हमको याद रहेगा, आप याद करके रखिएगा, लिख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। फिर आगे देखिए सेकेंड लॉ, इसको मिटा देते हैं। चार्ल्स वैंड्स ऑफ लॉ, अच्छा ये भी मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं। सेकेंड है आपका नहीं, स्पेलिंग से है ना, मिला लीजिएगा। चार्ल्स वैंड्स ऑफ लॉ, क्या चीज? चार्ल्स वैंड्स ऑफ लॉ, नाम से आप मत जाइए, बस देखिए ये क्या है। यहाँ पर जो है ये है कि पाई जो है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर गिवन कंसंट्रेशन। क्या बोले? ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली proportional to absolute temperature, for given concentration, बस वही लिख दिया हम। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो हम देखिए फ्रॉम इक्वेशन और फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या पढ़ा थे? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सेकेंड में क्या पढ़े? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यही पढ़े। ये था मेरा इक्वेशन फर्स्ट और ये था इक्वेशन सेकेंड। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो एक नया रिलेशन आएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। और पाई यहाँ पर लिख दीजिए, नीचे अच्छा लगेगा। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, दोनों को कंबाइन करने पर आया। और प्रोपोर्शनलिटी जब हम हटा देते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा एस सी टी। और ये एस क्या है? एस जो है एक कांस्टेंट है। एस क्या है? एस सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। एस क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, सॉरी एस क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट है। देखिए दोनों को मिला दिए, दोनों को मिलाकर एक नया रिलेशन बनाया, और रिलेशन क्या बनाया उसको फिर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिए इक्वल्स टू का साइन दे करके, और जो हम कांस्टेंट लाए उसको हम यूज करते हैं एस से। और एस क्या होता है? एस जो होता है वह सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, और एस जो है वह इक्वल होता है आर के। आर क्या है? आर जो है वह है गैस कांस्टेंट। एस जो है वह इक्वल होता है आर से। आर क्या होता है? आर जो होता है वह होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आर होता है। और आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0821, 0.0821 एटीएम लीटर मोल पर केल्विन इनवर्स, एटीएम लीटर मोल इनवर्स पर केल्विन इनवर्स। क्या होता है? एटीएम लीटर मोल इनवर्स पर केल्विन इनवर्स। फिर से सुनिए, एस जो होता है मतलब कि सॉल्यूशन कांस्टेंट जो होता है वह आर के इक्वल होता है, और आर क्या होता है? आर जो होता है वह होता है गैस कांस्टेंट, और जिसका की वैल्यू होता है 0.0821। मतलब कि आर का वैल्यू 0.0821 मींस एस का भी वैल्यू 0.0821, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, एस और आर। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर? पाई इज इक्वल्स टू एस सी टी है ना, तो
तो S इक्वल होता है किसके, R के इक्वल होता है, तो इसको R भी बोल सकते हैं, तो पाई इक्वल्स टू RCT ऐसा बोल सकते हैं, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पाई इक्वल्स टू CRT। R ही है लेकिन इसको चेंज कर दिए, तो मतलब कि पाई इक्वल्स टू CRT के नाम से फेमस है। क्या है, फेमस है ये इक्वेशन, पाई इक्वल्स टू CRT। और इसी को बोलते हैं MRT भी बोलते हैं, लेकिन सब छोड़ दीजिए, पाई इक्वल्स टू RCT और CRT। SCT तो आप जानते हैं, और जब R के इक्वल है तो फिर CRT या RCT भी इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए पाई थोड़ा मिटा दो ऊपर, ये जगह दे रहे ऊपर मिटा देते हैं, तो लेते हैं, अच्छा थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर क्या छोड़ दिए भी ले देते हैं, तो आप लोग परेशान हो जाएगा। हाँ, हम क्या बोले कि पाई इक्वल्स टू क्या होता है, पाई इक्वल्स टू क्या होता है, हम लिखे थे वेट या वेट का इतना लिखा जा रहा है, इन्हें लिखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नहीं होता है, इन्हीं को तो वेट बटा मोलिकुलर वेट बोलते हैं, तो हम वहां पर जानते हैं, उतना मत समझिए, आप इसको पहले समझ लीजिए, इस बारे में पढ़ते हैं। तो पाई इक्वल्स टू क्या बोलते हैं, मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पर RT। पाई इक्वल्स टू नहीं होता है, सॉरी थोड़ा गलती बोला गया, पाई इक्वल्स टू नहीं होता है, हम C को लिख सकते हैं, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं Na बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कहीं ऐसा तो नहीं कि पाई इक्वल्स टू ऐसा होता है, थोड़ा गलती बोला गया, अब माफ कर दीजिएगा। पाई इक्वल्स टू Na बटा वॉल्यूम, सॉरी पाई इक्वल्स टू बोल रहे हैं, पाई इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू RT है, तो पाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप लिख सकते हैं मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और RT को RT हम छोड़ दिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी आप लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स टू वेट बटा मोलिकुलर वेट, क्या चीज, वेट बटा मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT, ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। पाई इक्वल्स टू ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये एक क्या हो गया, आपका मेन फॉर्मूला हो गया। और आपको अगर कोई बोल दे कि वेट निकालना है, तो वेट का क्या फॉर्मूला होगा, वेट का फॉर्मूला, सॉरी आपको बोल दे कि मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास का फॉर्मूला होगा, मोलर मास का फॉर्मूला होगा, मोलर मास का फॉर्मूला होगा RT बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या चीज होगा, पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये भी हो गया एक फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा, हम कुछ नहीं बोले हैं, अरे इसको दिखाई दे या ना, दूसरे क्या मतलब है, इसको आप लिख पाइएगा। अगर वेट पूछ दे तो इसको भी चेंज करना है, मास मोलिकुलर मास पूछ दे तो चेंज कर देना है, तो इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो इसको पॉज करके यहीं पर लिखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन। 2 और मोर सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर अगर यूज करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, और दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट जो होता है वह एकदम सेम लेते हैं, और फिर केस इसमें बनाते हैं, दो केस बनेगा। क्या बनेगा, एक केस ऐसा बनेगा जिसमें कि दो सॉल्यूशन लेंगे जिसमें कि दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट क्या होगा, सेम होगा, और केस 2 क्या होगा कि दोनों सॉल्यूशन का सॉल्यूट डिफरेंट होगा। तो सबसे पहला केस, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस ऑफ सेम सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब कि हम सेम सॉल्यूट को लेकर के देखते हैं। देखिए सॉल्यूट ए कोई सॉल्यूट है, और सॉल्यूट ए ये दूसरा में भी सॉल्यूट ए है, मतलब कि दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, और दोनों में सॉल्यूट सेम है। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 पाई 2, यहाँ पर मोल N1 N2, यहाँ पर वॉल्यूम V1 V2। अब देखिए पाई 1 पाई 2, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, मोल। अब इतना बताने का सकते हैं, हम लोग बच्चा नहीं है, आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो
पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर N1 और V1, पाई 2 N2 V2, बस और कुछ नहीं। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा, नया सॉल्यूशन, जिसको कि हम मान लिया है कि N सॉल्यूशन बनेगा। तो N अगर हमको फाइंड करना होगा तो हम क्या कर देंगे, कुछ नहीं, N1 प्लस N2 दोनों को जोड़ देंगे, काम खत्म, क्लियर हो जाएगा। तो पाई इक्वल्स टू N1 प्लस N2 ऐड कर दिए, तो पाई इक्वल्स टू N1 प्लस N2, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पर क्या हमारा आया था इक्वेशन, पाई इक्वल्स टू N बाई V RT। और N बाई V क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। हम अभी लॉ पढ़े थे किसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसमें कि पाई इक्वल्स टू CRT या पाई इक्वल्स टू RCT या पाई इक्वल्स टू SRT, तीनों क्या था, एकदम सेम ही था। तो ये तीनों चीज आपको हम तुरंत अभी लॉ में पढ़ाए थे। इसी के बेस पर हम पाई इक्वल्स टू CRT के बेस पर C को कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वही पाई इक्वल्स टू मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इनटू RT। तो पाई इक्वल सॉरी मोल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई v बटा RT, क्या आ जाएगा, पाई v बटा RT। मोल इक्वल्स टू हो जाएगा पाई v बटा RT, और पाई v बटा RT निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पाई 1 v1 बटा RT प्लस पाई 2 v2 बटा RT। मतलब कि इसका पाई 1 v1 बाई RT निकालना होगा तो हम कर देंगे पाई 1 v1 बटा RT प्लस पाई 2 v2 बटा RT, और पाई निकालना होगा तो पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2। तो इसी का इक्वेशन हो गया पाई इक्वल्स टू पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 बटा v1 प्लस v2, और कुछ नहीं। मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए ये एक बेस्ट फार्मूला हुआ। अब केस 2 देखते हैं, जिसमें कि दो सॉल्यूशन रहेगा और दोनों का सॉल्यूट डिफरेंट रहेगा। तो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाने बहुत से नोट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो मिटाते हैं। केस 2 दोनों सॉल्यूशन रहेगा, इसमें कि दोनों का सॉल्यूट क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। थोड़ा गलती कर दिया हमने, फिगर नहीं मिटा दिया, उसी में चेंज करते हैं, कोई बात नहीं, अपना टाइम है। चलो, तो केस 2 क्या बनता है कि मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। केस 2 mixing of 2 or more solution, mixing of 2 or more solution क्या चीज के साथ कर रहे हैं, मोर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट। मतलब कि सॉल्यूट कैसा होगा, ऑफ डिफरेंट होगा, of different solute at constant temperature, एक सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दीजिए, एक नया सॉल्यूशन। नहीं, क्या बोले, एक सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स कर दीजिए, नया सॉल्यूशन। यहां पर सॉल्यूट रखें A और यहां पर सॉल्यूट रखें B, मतलब कि दोनों को हम चेंज कर दिया है, ये चीज आप ध्यान रखिए। यहां पर जो सॉल्यूट है वहां पर सॉल्यूट नहीं है। यहां पर मोल है N1, यहां पर मोल है N2, यहां पर वॉल्यूम है V1, यहां पर वॉल्यूम है V2, और जो नया सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है पाई। जो नया सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है पाई। तो हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि पाई अगर निकालना हो, इसको निकालना हो कि जो नया सॉल्यूशन बन रहा है क्या निकल रहा है, तो पाई इक्वल्स टू CRT या SRT या RCT, ये चीज पढ़े हैं। तो इतना नहीं लिखते हैं, इससे थोड़ा इजी वे बन जाएगा, पाई इक्वल्स टू CRT पे। तो पाई इक्वल्स टू CRT, तो पाई इक्वल्स टू CRT, मतलब कि C को बोल सकते हैं मोल बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT। थोड़ा सीधा लिख लिया है, गलती लिखा जाता है हमेशा, क्या करें हम। पाई इक्वल्स टू N बाई V RT, तो पाई इक्वल्स टू, अगर हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसका भी N1 जोड़ना होगा, इसका भी N1 जोड़ना होगा, इसका भी वॉल्यूम जोड़ना होगा, इसका भी वॉल्यूम जोड़ना होगा। तो दोनों का मोल को ऐड कर देंगे तो एक मोल का अच्छा मोल बनेगा,
सॉरी एक मोल कंप्लीट होगा और दोनों का वॉल्यूम करेंगे तो एक नया मोल कंप्लीट होगा, जो कि नया सॉल्यूशन होगा। तो N1 प्लस N2 मतलब कि N1 N2 का मोल प्लस V1 प्लस V2 का मोल इनटू RT, और यही आपका हो गया फार्मूला। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीज, नेक्स्ट वीडियो में हमको बात करना है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या है, रिलेट है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द